हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है आपका आरएस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश। हार्दिक अभिनंदन आपका। तो मित्रों, हमारी ये सीरीज बहुत पहले से चल रही है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरएस प्री के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, बाइलिंगुअल विद व्याख्या। तो इन पेपर से आपको फ़ायदा क्या होना है? फ़ायदा ये होना है कि एक तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, वो प्री में पूछे जाते हैं। और दूसरा, कभी भी प्री का पेपर आप देख लो, अगर आपने पिछले 1991 से लेकर 2021 तक के अगर प्री के पेपर सॉल्व किए हैं, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिलेंगे। और अगर मैं व्याख्या की बात कर लूँ कि आपने सारे पेपर सॉल्व कर लिए, उनकी व्याख्या भी अच्छे से पढ़ ली है, तो लमसम आपको ये 30 से 35 तक चला जाएगा आपका ये क्राइटेरिया। तो मित्रों, पिछले सालों के पेपर खाली क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, उनके सॉल्यूशंस को भी अच्छे से आपको डील करना है। तभी जो है वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। डायरेक्ट 30 क्वेश्चन मित्रों इन पेपर से आते हैं, 100% आते हैं। भले आप कभी का भी पेपर उठा के देख लो, कभी व्याख्या में से आएगा तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होगा। तो आपको करना क्या है, इन सारे वीडियोस 1991 का पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया, यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन पढ़ें। 1993 का पेपर भी मैंने सॉल्व करवा दिया। अभी अपन स्टार्ट करते हैं 1995 1995 का पेपर। ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने, और जितना ज़्यादा हो सके आगे से आगे इन वीडियोस के लिंक्स को शेयर करें, ताकि मेरा भी थोड़ा भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के लिए। बिल्कुल, 95 का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, कि इनमें से कौन सा मानव नवीनतम लेटेस्ट समझा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड एज द न्यूबॉर्न और द लेटेस्ट? तो आपने तो इनमें से एक नाम ज़रूर सुना होगा, इनमें से कोई नाम नहीं, उसका नाम आपने सुना है होमो सेपियंस। क्या मैं सही कह रहा हूँ? होमो सेपियंस। अपन किस प्रजाति के लोग हैं मित्रों? अपन सभी नवीनतम मानव हैं, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं। लेकिन होमो सेपियंस से जस्ट पहले जो इंसान रहा था, वो इनमें से कौन-सा है, वो आपको बताना है। तो मित्रों, होमो सेपियंस से जस्ट पहले था क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन। तो ये क्रो-मैग्नन जो थे मित्रों, ये बेसिकली आज से 40,000 वर्ष पहले, कितने? 40,000 वर्ष पूर्व इनके अवशेष मिले हैं। और इनके जो अवशेष मिले हैं, वो एक्चुअल में एक फ्रांस में जगह है, जिसका नाम है मित्रों डोर्डोन घाटी, डोर्डोन वैली। डोर्डोन घाटी में क्रो-मैग्नन के आपको अवशेष मिले हैं खूब सारे। तो यहाँ से आपको व्याख्या में एक चीज़ समझ में आई कि हम जिस प्रजाति के लोग हैं, वो तो होमो सेपियंस हैं। हमसे पहले लगभग 40,000 ईयर्स एगो जो हमारा पूर्वज था, वो था क्रो-मैग्नन। और क्रो-मैग्नन से पहले अगर मैं बात करूँ, तो निएंडरथल। तो इनसे भी पहले कौन-सा था मित्रों? निएंडरथल, जो लगभग अभी आप मान के चलो 3.5 लाख साल पहले की बात है। बिल्कुल, वर्ष पूर्व। और उससे भी पहले की अगर मैं बात करूँ, तो उससे पहले फिर आ जाते हैं आपके पिल्टडाउन और साथ में आपके हिंडनबर्ग। ये सीक्वेंस याद कर लेना। पहले नंबर पे तो कौन है? होमो सेपियंस, जो मैंने आपको बता दिया। सेकंड नंबर पे कौन है आपके? क्रो-मैग्नन। फिर उससे पहले वाले मानव कौन थे? आपके निएंडरथल। उससे पहले वाले मानव कौन थे? पिल्टडाउन। और फिर लास्ट में सबसे पहले जो थे, लगभग 5 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, वो थे हिंडनबर्ग मानव। तो कई बार अभी क्वेश्चन यूँ पूछा, अब की बार सीक्वेंस में बिठा देंगे, होमो सेपियंस, देन आपके पूछेंगे कौन सा भई, तो आप कहेंगे साहब क्रो-मैग्नन, उसके बाद क्या बोलेंगे? निएंडरथल, उसके बाद कौन बोलेंगे? पिल्टडाउन, और फिर हिंडनबर्ग। तो ये सीक्वेंस है हमारी पूर्वजों की स्पीशीज़ की। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा-सा टिपिकल क्वेश्चन था। बिल्कुल। आइए मित्रों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, एक बार आप सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से सोचें
कि आप अगर इसका आंसर देना चाहते तो क्या देते? बोतल उधर पड़ी है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है चोल शासकों के बारे में कि चोलों के समय जो भारत में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उनकी प्रतिमाएं मतलब जो मूर्तियां मिली हैं वो मूर्तियां कौन सी फेमस मूर्तियां हैं? तो 1 मिनट में एक छोटी सी स्लाइड और आपके ओपन कर लेता हूं। ये रहा, बिल्कुल। तो मित्रों मैं अगर चोल वंश की बात करूं सबसे पहले ये आपको स्टेट दिख रहा होगा इंडिया में। ये है अभी आपका कौन सा वाला मित्रों? तमिलनाडु, है ना? तो तमिलनाडु में ही एक जगह है मित्रों जिसका नाम है, ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम अभी तंजौर तंजौर जिसे अपन कहते हैं, तंजावुर। तो चोलों के समय तंजावुर बड़ा फेमस था और चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था मित्रों, इस चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। हालांकि चोलों की स्थापना 2 बार में हुई है। पहले कराई काल था, सेकंड वाली जो चोल डायनेस्टी थी उसका जो एस्टेब्लिशर था वो था मित्रों कौन? आपका विजयालय। विजयालय ने क्या किया मित्रों, 8वीं शताब्दी में 8th सेंचुरी में विजयालय ने तंजावुर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस तंजावुर पर, ये तंजावुर पहले किसके अधीन था? पहले बेसिकली ये था पल्लवों के अधीन। तो पल्लवों से इसने क्या किया भाई, तंजौर को छीन लिया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी जिसका नाम था क्या? चोल साम्राज्य। तो चोलों में आपसे पूछे भाई चोल जो शासक थे एक दो नाम बताओ तो? एक तो विजयालय आपके सामने। इसके साथ-साथ मित्रों चोलों के जो मेन जो रूलर रहे हैं, उनमें एक नाम सुनेंगे आप, राजराज। राजराज, राजराज फर्स्ट। और ये भी इतना सुपर हिट नहीं था, जितना सुपर हिट इसका बेटा हुआ उसका नाम था मित्रों राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। बिल्कुल। राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र चोल के समय ही यहाँ पर मूर्ति कला का जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, खूब सारी प्रतिमाएं बनी। इसी कारण मित्रों राजेंद्र चोल के काल को चोलों का गोल्डन पीरियड या स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। किसका काल? राजेंद्र चोल का। राजेंद्र चोल का जो लगभग कार्यकाल था वो 10th सेंचुरी के आसपास था। और राजेंद्र चोल वो पहला चोल रूलर था जिसने यहाँ वेस्ट बंगाल गंगा घाटी में पहुंचने वाला पहला चोल रूलर। कई बार क्वेश्चन आया मित्रों, गंगा घाटी में पहुंचने वाला पहला चोल शासक कौन था? राजेंद्र चोल। और इसी समय यहाँ पर इसी कारण राजेंद्र चोल को गंगा घाटी का वेक्टर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। हु इज ऑल्सो नोन एज द वेक्टर ऑफ गंगा वैली? दैट इज राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने मित्रों यहाँ का जो रूलर था महेंद्र वर्मन उसको भी परास्त किया था और श्रीलंका को कंप्लीटली अपने कब्जे में ले लिया था। ध्यान रखना, श्रीलंका पर अधिकार तो इसके पापा ने भी कर लिया था, लेकिन बेटे ने राजेंद्र ने श्रीलंका पर क्या कर लिया? पूर्ण अधिकार कर लिया था। ध्यान रखना, बिल्कुल। और ये बेसिकली भोले शंकर शिव जी का बड़ा उपासक था और इसी कारण राजेंद्र चोल के कार्यकाल में यहाँ पर कई सारी कांस्य की प्रतिमाएं बनी मित्रों। कांस्य, विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाएं। और वो किसकी थी प्रतिमाएं मित्रों? भोले शंकर की, नटराज की। तो नटराज की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो चोलों के समय की बड़ी फेमस हैं। तो अब आप खुद सोचो मित्रों कि इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ये चीजें आप जब याद कर लेंगे तो अभी चोल डायनेस्टी का कोई भी क्वेश्चन आओ, यहाँ लिखा हुआ एक एक वर्ड अपने आप में एक एमसीक्यू है। तो कितनी व्याख्या से कितने क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो चोलों में एक चीज और ध्यान रखना कि चोलों के समय बंगाल की खाड़ी जो है वो चोल झील के रूप में निरूपित हो चुकी थी। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, उस समय क्या कहा जाता था? चोल झील। चोल झील क्यों कहते थे? क्योंकि चोलों के पास में मित्रों नेवी बहुत स्ट्रांग थी और नेवी जिसकी स्ट्रांग होती है वो समुद्र का राजा है।
तो चोलों ने अपनी नेवी के दम पर शैलेंद्र राजवंश से जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया तक ये लोग पहुंच गए थे। इतनी दमदार इनका सैन्य परफॉर्मेंस था। चलते हैं मित्रों, आई होप आंसर आपको मिल गया होगा। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा, दैट वाज द परफेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। आग लगा दो आग, पर लगाओगे कहाँ? एक चीज और ध्यान रखना, इनकी जो मूर्तियां मिली है ना, वो बेसिकली चतुर्भुज आकार की है। वैसे मूर्तियां ऐसी है, ज्यादातर मूर्तियां आप देखते हैं इस टाइप की होती हैं, बट इनकी मूर्तियां ऐसी चतुर्भुज आकार की थी। ये क्वेश्चन भी कई दफे पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है। एक बार आप लोग इसकी ट्राई करें, मैं थोड़ा जलपान कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है कि द्वितीय बोध सभा या द्वितीय बोध संगीति का आयोजन। देखिए, इसको समझने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से 12 क्वेश्चन तैयार होंगे। द्वितीय की जगह तृतीय पूछ ले, चौथी पूछ ले, पहली पूछ ले। अब 12 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक बार जरा गौर करिएगा। मैं कोड वर्ड लिख रहा हूं, आपको कोड वर्ड याद कर लेना और कॉपी में नोट कर लेना। 101% ये काम आएंगे। ए के ए के ए के आर वी पी के ए के आर वी पी के, फिर एम एस एम वी। मुझे तो याद है सारी चीजें, आप इसको 8-10 बार लिखेंगे ना तो आपको भी याद हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से 12 तैयार हो जाएंगे मित्रों। ए के आरवीपी के एमएसएमबी, ए के आरवीपी के एमएसएमबी। तो अभी ए के है क्या लफड़ा, सुनो। ये है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, देन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, देन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। जो ये मैंने पहला ए लिखा है, ये ए इंडिकेट करता है मित्रों आपके, आप खुद बताएं मुझे पहला रूलर कौन हो सकता है। तो पहला जो शासक था मित्रों, वो था हर्यक वंश का राजा अजात शत्रु। पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के काल में। दूसरा जो है मित्रों, इसका नाम है कालाशोक। ये हर्यक वंश का ही था। सॉरी, हर्यक का नहीं था, इसका वंश दूसरा। अजात शत्रु, कालाशोक, और तीसरा जो ए लिखा है, ये निरूपित करता है अशोक, सम्राट अशोक। और फाइनली जो के लिखा है, ये निरूपित करता है कनिष्क। ये तो 4 राजाओं के नाम आपको याद हो जाएंगे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बढ़िया, अच्छी बात है। अभी जो ये आरवीपी के लिखा मैंने, इधर मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं। इस आर का मतलब है जगह कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी, तो राजगृह या राजगीर। वी का मतलब है मित्रों वैशाली, वैशाली। देन अगर मैं बात करूं पी की, इस पी का मतलब है मित्रों पाटलिपुत्र। ये आपके 12 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं मैं, और आरएस प्री में पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस के का मतलब है मित्रों कुंडल वन कश्मीर। बिल्कुल, कुंडल वन कश्मीर। तो ये तो हुई 4 जगह। देखो 4 रूलर तैयार हो गए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आरवीपी के मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। याद हुए कि नहीं हुए, बोलो। और ये जो एमएसएमवी लिखा मैंने, ये बेसिकली जिन्होंने अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता किस किसने की बताता हूं। देखो, इस एम का मतलब है मित्रों एमएसएमबी। इस एम का मतलब हो जाएगा आपका महाकश्यप, मोगलीपुत्तिश, बिल्कुल। इस एम का मतलब है मित्रों, मैं यहां लिख देता हूं, ये एम है आपका महाकश्यप, महाकश्यप। देन इस एस का मतलब है मित्रों सबकामी, सबकामी।
देन आपका आ जाएगा एम, ये अशोक वाला मोगली पुत्तीसा, मोगली पुत्तीसा। एंड देन फाइनली आपका वी, ये है वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे इसके अशोक घोष, तो वसुमित्र। तो अल्टीमेटली ये यहाँ से 12 क्वेश्चन तैयार हो गए। और अगर मैं आपको इसका डेट भी बता दूं तो लमसम ये बैठता है। सबसे पहली जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो हुई थी मित्रों, 3 तो बीसी में ही हुई है वैसे। एक मिनट कलर ले लूं मैं। पहली जो हुई है मित्रों, वो हुई है 483 बीसी, बोले तो ईसा पूर्व। फिर 100 साल बाद में 383 बीसी, और फिर 257 या 255 के आसपास 255 बीसी, और चौथी जो हुई है वो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास में कनिष्क के शासनकाल में। तो ये कुल मिला के 16 क्वेश्चन अब आपके तैयार हो गए, एक आरवीपी के, एमएसएमबी, और इनमें से एक या दो क्वेश्चन लगभग फंसते हैं, और इनको याद करने का तरीका मैंने बता दिया। ये 12 क्वेश्चन आपके तैयार। तो आंसर बताओ अब इसका। द्वितीय बुद्ध सभा का आयोजन किया गया था, द्वितीय कौन है? कालाशोक। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। बिल्कुल, कालाशोक इज द परफेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चले आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए, लाइक कर देना रे भाई, शेयर भी कर, लाइक मत करो भली, शेयर कर दो। थोड़ा सब्सक्रिप्शन अपने बढ़ने चाहिए, मतलब सब्सक्राइबर, क्योंकि अपन आरएस के लिए बहुत कुछ कंटेंट में लाने वाला हूँ। अभी मेंस के सब्जेक्ट भी शुरू करने वाला हूं। वैदिक काल में मित्रों सभा एक शब्द आता है। अब ये क्वेश्चन पूछा 95 में, इनमें से सभा क्या थी? तो आंसर तो है इसका मित्रों मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी सुनिए, देखिए अभी अपने यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री होता है तो उसकी मंत्री परिषद होती है। तो पहले अगर मैं इसको वैदिक सभ्यता में ले जाऊं, आर्य कब आए थे? आर्यों की जो सभ्यता थी मित्रों, वो थी वैदिक सभ्यता, है ना? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपकी ऋग्वैदिक सभ्यता और एक आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो लगभग अपन मानते हैं 1500 से लेकर 1000 बीसी तक की जो सभ्यता थी, वो तो थी आपकी ऋग्वैदिक सभ्यता। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास में आपका आ जाता है कौन सा? उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक एरा। तो कुल मिलाकर के वैदिक सभ्यता आर्यों ने बनाई थी। और ये सभ्यता जो थी मित्रों, ये कैसी थी, शहरी या फिर ग्रामीण? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और कंफ्यूज करते हैं आपको। वैदिक सभ्यता प्योरली मित्रों ग्रामीण सभ्यता थी, जिस जबकि इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, दैट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी। बढ़िया। तो मित्रों उस समय 3 संस्थाएं आपको ध्यान में आती हैं वैदिक काल में। एक है आपकी सभा, एक है आपकी समिति, और एक आती है आपकी विदत। सभा, समिति और विदत। अभी विदत तो क्या है? ये आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था है, प्राचीनतम संस्था। मतलब होता क्या था मित्रों, जैसे आज प्रधानमंत्री है, उनका हम वोट करके उनको चुनते हैं, तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो प्रधानमंत्री पर कंट्रोल करे। तो आप कहोगे सर मंत्री परिषद है, हमारा विपक्ष है, हमारा संविधान है। ऐसे कैसे? वैदिक काल में प्रधानमंत्री तो होता नहीं था। प्रधानमंत्री की जगह वहां लेता था कौन? वहां कबीले का जो सरदार होता था, जिसे अपन राजा कहते थे एक्चुअली। कबीले का जो सरदार था, राजा, यानी जनपति, जन का पति जनपति, इस राजा पर कंट्रोल करने के लिए दो संस्थाएं थी। उन संस्थाओं के नाम आपको ध्यान रखना है, सभा और समिति। सभा और समिति में कोई फर्क था क्या? बिल्कुल फर्क था। देखिए सभा में आम लोग शामिल थे या नहीं थे? तो ध्यान रखना, सभा जो थी वो आम लोगों की सभा नहीं थी, ये कुलीन लोग, जो उच्च कुल के लोग थे, राजा के जान पहचान वाले जो लोग हुआ करते थे, वो लोग जो थे वो सभा के सदस्य थे। समिति के अंदर जो थे मित्रों, आम जनता, आम लोग आम जो लोग हैं वो इसके अंदर
यूँ समझ लो अभी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में आम लोग यानी कि मैंगो पीपल, राज्यसभा के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट करती नहीं, वो खास लोग हैं। तो यूँ समझ लो सभा जो थी, वो एक तरह से राज्यसभा थी और समिति जो थी, वो एक तरह से लोकसभा थी। तो ध्यान रखना, सभा और समिति दोनों ही अपने आप में क्या थे भई, मंत्री परिषद थे जो राजा को कंट्रोल करते थे। याद रह जाएगा? बहुत बढ़िया साहब, आग लगा दो, आग लगा दो, आग। तो लगाओगे कहाँ? आइए। किस पशु की आकृति के साक्ष्य आपको सिंधु घाटी में भी मिलते हैं और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिलते हैं? चलो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मित्रों, अपन थोड़ा चलते हैं मैप की तरफ। हम्म, तो मेसोपोटामिया अगर अपन देखें यहाँ से, मेसोपोटामिया कहाँ है मित्रों? मिस्र की जो सभ्यता है, अफ्रीका की तरफ चलते हैं अपन, यहाँ पर डेवलप हुई थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ हम और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ थी। तो क्या यहाँ से यहाँ कोई कनेक्शन था? बिल्कुल था। कैसे पता चला कि हमारे लोग यहाँ जाते थे? तो मित्रों, आपने सुना होगा कि इंडियंस को वहाँ माल्हे नाम से या मालहू नाम से संबोधित किया जाता था और इसके प्रमाण हमें मिले हैं मुहरों से। मुहरें जो मिले ना, मुहरों से हमें इसके प्रमाण मिले हैं कि भारत प्राचीन काल में भी इन देशों से व्यापार करता था और मुहरें भी कई प्रकार की मिली हैं। घोड़े की मुहरें, हिरण की मुहरें, बकरी की मुहरें, बैल की मुहरें, सबसे ज़्यादा जो मुहरें मिली हैं मित्रों, वो हैं एक कुबड़ वाले या कुबड़ वाले बैल की मुहरें, कुबड़ वाले बैल की मुहरें। तो मित्रों आंसर इसका यही है कि ये कुबड़ वाली बैल की मुहरें यहाँ भी मिली हैं, इधर रोमन सभ्यता में भी मिली हैं। तो इससे हम ये कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एविडेंसेस हैं कि हमारे लोग पहले विदेशों में व्यापार करते थे। तो आंसर क्या है फ्रेंड्स इसका? बैल या बुल। क्या बात है मित्रों। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आइए, अ, दिल्ली के सुल्तानों ने इनमें से किस भाषा को सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि दिल्ली में सुल्तानों का मतलब क्या है? देखिए, इनको बादशाह क्यों नहीं कह रहे? तो मित्रों आपको याद होगा कि आपके 1100 92-93 में जो तराइन्स के बैटल्स हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी जो है, वो भारत के सुल्तान बनते हैं। क्योंकि गोरी की कोई संतान थी नहीं, तो उसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक केबीटी को भारत की सत्ता सौंपी और कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ खास कर नहीं पाए। 1206 में ये पोलो खेल रहे थे और पोलो खेलते-खेलते इनके हो गया लोलो और ये मर गए घोड़े से गिर के। और केबीटी के बाद में इल्तुतमिश, बिल्कुल, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, बिल्कुल। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का गुलाम वंश का पहला रूलर बनता है और वहाँ से सुल्तानों की लहर चलती है, जो इब्राहिम लोदी खानवा के युद्ध तक, पानीपत के युद्ध तक चलती है। तो मित्रों इन सुल्तानों के काल में ऑब्वियस है कि ये सब लोग कहाँ से आए थे? ये ईरान वाली साइड से, इराक वाली साइड से, सीरिया की साइड से। तो वहाँ पर ईरान को हम आज भी कहते हैं ना फारस, फारस की खाड़ी, ईरानियन खाड़ी। तो एक्चुअल में इन्होंने फारसी भाषा को क्या दिया साहब? संरक्षण दिया। ऐसा नहीं है कि बाकी भाषाएँ लुप्त हो गई, नहीं। लेकिन फारसी भाषा को इन्होंने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया था और धीरे-धीरे फारसी भाषा अकबर के समय, अकबर के समय फारसी भाषा को राजकीय भाषा या राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सल्तनत काल में फारसी को राजभाषा बहुत कम शासकों ने बनाया। ऑफ़िशियली फारसी जो राजभाषा बनी, वो मुगल काल में बनी थी, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर है। इसमें ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आओ, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक बार ज़रा इसको पढ़ लीजिए और बताइए मुझे आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हालाँकि ये क्वेश्चन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सही भी नहीं है।
ऐसे क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के हो जाते हैं। आप अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों नहीं मानेंगे? इसके पीछे क्या लॉजिक है? हुँ, तो देखिए आप क्वेश्चन को थोड़ा अलग वे में पढ़िए। आप तो ये सोचें कि इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है? ऐसा आंसर आ जाएगा। क्या अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था? नहीं ना। तो पहला ही इसका रॉन्ग स्टेटमेंट और यही इसका आंसर है। मित्रों सम्राट अकबर एक लिबरल रूलर थे। उन्होंने एक सहिष्णु धार्मिक नीति आपको याद होगा कि इन्होंने एक जगह बनाई थी जिसका नाम था इबादत इबादत खाना और ये क्वेश्चन आरएस प्री में यूपीएससी प्री में कई बार पूछा गया है कि इबादत खाना क्यों बनाया गया था? इबादत खाने में अकबर क्या करते थे कि जैन मुनियों को, ब्राह्मणों को, इधर मुस्लिम धर्मावलंबियों को, उनके जो गुरु थे, उनको बैठा करके धार्मिक चर्चा करवाते थे, कि बताओ भी असली में धर्म क्या है? तो एक जगह पढ़ने में आता है कि अकबर जैन धर्म से इतना प्रभावित हुआ था, एक बार तो उनका मन बन गया था कि मैं जैन धर्म स्वीकार कर लूँ। लेकिन अंततः वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, अपना ही एक अलग धर्म चलाते हैं, दीन-ए-इलाही नाम से आपको पता हो तो। दीन-ए-इलाही अकबर ने एक इसको धर्म नहीं बोलेंगे, इसको एक धार्मिक अवधारणा बोलेंगे, कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने और एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल, जिसने ये स्वीकार किया था। बाकी फाइनली अकबर को ये वापस अपना कॉन्सेप्ट लेना पड़ता। तो अकबर ने राजपूतों से जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये सब चीज़ें ये बयाँ करती हैं कि अकबर प्रशासनिक एकता रखता था, सांस्कृतिक एकता का था, सब कुछ था, लेकिन इस्लाम धर्म को उन्होंने त्यागा नहीं था। ये एक स्टेटमेंट गलत दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है मित्रों और यहाँ से भी आपके प्री में कई क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी साहित्य में योगदान खुद मुस्लिम थे, लेकिन हिंदी साहित्य में बहुत तगड़ा योगदान दिया। तो मित्रों उनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि बैरम खां के बेटे थे। अभी अपन कहते हैं ना रहीमन धागा प्रेम का, कमेंट में बताइएगा क्या ये वही रहीम है क्या? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने हिंदी और ब्रज में बहुत सारे अपने साहित्यिक रचनाओं की रचना की, हिंदी व ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में इनका योगदान अविस्मरणीय है। बहुत अच्छी-अच्छी इन्होंने रचनाएँ रची। बात करें अगर अब्बुल फ़ज़ल की, तो अब्बुल फ़ज़ल बेसिकली अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने जो किताब लिखी थी, वो था मित्रों अकबरनामा, अगर आपको पता हो तो। अकबरनामा और अकबरनामा का ही एक सब पार्ट है, जिसको कहते हैं आइन-ए-अकबरी जिसका कुछ पोर्शन अकबर ने खुद ने लिखवाया है। आइन-ए-अकबरी। तो इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार थे आपके अब्बुल फ़ज़ल। फ़ेज़ी की अगर मैं बात करूँ मित्रों, फ़ेज़ी एक्चुअल में एक अकबर ने एक विभाग स्थापित किया था, जिसका नाम था अनुवाद विभाग, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। तो फ़ेज़ी ने इसी अनुवाद विभाग के मुखिया के तौर पर काम किया और महाभारत का जो ट्रांसलेशन था मित्रों, महाभारत का वो फ़ेज़ी ने किया था और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है कि महाभारत का ट्रांसलेशन फ़ारसी में उर्दू में किस नाम से किस नाम से किया गया? तो आंसर था इसका रज़्मनामा। किसने किया था भई? किसने किया था भई? आंसर इसका फ़ेज़ी, बिल्कुल। बात आती है मित्रों कादिर बदायूनी बदायूनी ने जो रचना की मित्रों, उसमें एक चीज़ और है हाँ, रामायण का अनुवाद। रामायण का जो अनुवाद है, वो किसने किया था मित्रों? बदायूनी ने। तो अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, रामायण का स्पेशल नाम इन्होंने कुछ दिया नहीं, महाभारत का रज़्मनामा था। तो यहाँ से अब आप देखो क्वेश्चन तो एक डिस्कस किया हमने, लेकिन साथ में फैक्ट कितने मिल रहे हैं। यही क्वेश्चन बार-बार अपन जब करते हैं, तो चीज़ें स्थायी हो जाती है दिमाग में और फिर अपने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता जो हम नहीं कर पाए। तो ये फ़र्क पड़ता है जब हम व्याख्या पढ़ते हैं तो।
अकबर द्वारा बनाई गई इमारतों में सर्वश्रेष्ठ इमारत कौन सी है? अब सबको ही पता है जी आंसर इसका फतेहपुर सीकरी। अब फतेहपुर सीकरी के बारे में आपको मैं बताऊं, ये एक्चुअल में आगरा से लगभग 27-28 मील दूर है। आगरा के आसपास में सिचुएटेड है। आगरा कहाँ? यूपी में। तो अकबर ने क्या किया मित्रों, अपनी आपको पता होगा कि अकबर के पहले कोई संतान नहीं हो रही थी। तो अकबर क्या है, सूफी संत, उन सूफी संत का नाम क्या था वो भी आपको ध्यान रखना है। सूफीज़ में विश्वास करते थे। तो सूफी संत थे कौन? सलीम चिश्ती या और कोई? बिल्कुल। तो मित्रों एक सूफी संत थे जिनका नाम था, 1 मिनट, हाँ जी। सूफी संत थे मित्रों जिनका नाम था आपके सलीम चिश्ती, बिल्कुल। तो अकबर अक्सर जो है वो सलीम चिश्ती से मिलते थे क्योंकि उस समय राजधानी क्या थी? उस समय राजधानी आपकी दिल्ली ही थी। लेकिन सूफी संत सलीम चिश्ती से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने ये ज़रूर जाते थे और इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था और जहांगीर के बचपन का नाम भी आपको पता ही होगा सलीम ही था। तो अकबर का जाना-आना तो वहाँ लगा ही था। तो अकबर ने कहा क्यों ना यहाँ पर ही मैं कुछ ऐसा कोई किला-विला बना दूँ। तो इसी कारण इन्होंने फतेहपुर सीकरी नाम से एक बहुत बड़ी जगह में इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया और फतेहपुर सीकरी में कई प्रकार के महल बनाए इन्होंने। हालाँकि इन्होंने राजधानी स्थापित की थी 1586 में, ध्यान रखना। 1586 में इन्होंने राजधानी फतेहपुर सीकरी से पुनः ये कहाँ ले गए? ये दिल्ली ले गए क्योंकि फतेहपुर सीकरी में पानी को लेकर बड़ी समस्या थी। अभी फतेहपुर सीकरी में कई प्रकार के महल बने मित्रों। जैसे मैं कहूँ दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास। इसके साथ-साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर बीरबल महल, बीरबल महल, बीरबल महल के साथ-साथ यहाँ पर एक और चीज़ मिलेगी, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल और इसके साथ-साथ में फ्रेंड्स एक शानदार तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्ताना की कोठी। तो तुर्की सुल्ताना की जो कोठी है मित्रों, इसको पर्सी ब्राउन, एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं, पर्सी ब्राउन, वो इसे क्या कहते हैं पता है? ये स्थापत्य का मोती है। क्या मतलब है? स्थापत्य के मोती का मतलब है कि आर्किटेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी बट ऐसी तुर्की सुल्ताना की कोठी जैसी मैंने कहीं नहीं देखी। पिछले प्री के पेपर आप उठा के देख लीजिए, उन पेपर्स में आपको ये क्वेश्चंस कई जगह मिलते हैं। एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पर एक पंचमहल भी है, पंचमहल भी है, एक मरियम का महल भी है, मरियम महल। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फतेहपुर सीकरी में इनमें से कौन-सी जगह नहीं है? तो ये है ना पंचमहल, मरियम महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल महल, जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, ये तो सब है। एक ऑप्शन ऐसा था जो वहाँ नहीं था। तो एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चंस सीखने को मिले। ठीक है मित्रों? चलो आगे बढ़ते हैं। आग लगा दो आग, लेकिन लगाओगे? ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था मित्रों, लेकिन ये क्वेश्चन अभी आउटडेटेड है। उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए इसको लीव करते हैं। आज की सभा यहीं खत्म करते हैं। आज थोड़ी छोटी क्लास है। धीरे-धीरे मैं 30-30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और आपको आरएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, तो आप, मेरे नंबर आपके सामने है 9950496952। आप इस पर बेझिझक बात कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।